हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज का अपना लास्ट टॉपिक होएगा, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको इस साथ के साथ क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप अपनी फेयर कॉपी बनाइएगा, उनको लिखिएगा, याद कीजिएगा। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या हम देखते हैं? एल्गी के बारे में। किसके बारे में? एल्गी के बारे में। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ वायरस की क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई की क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। वैसे ही एल्गी की स्टडी को क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, आप इनकी स्टडी को याद रखना। द टर्म एल्गा मीन्स सी वीड। मतलब एल्गा का क्या मतलब है? समुद्री खरपतवार। वीड का क्या होता है? समुद्री खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं? एक्स्ट्रा घास, जिन्हें हम बोलते हैं ना, जो हमारे यूजफुल नहीं होती। इसी प्रकार से जो समुद्र की मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या बोलेंगे? सी वीड, मतलब समुद्री खरपतवार बोलेंगे एल्गी को। एल्गी आर एक्चुअली प्लांट विद द सेल वॉल एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इन देयर सेल। क्या है? एल्गी की जो सेल वाल होती है वो कैसी होती है? इसमें सॉरी, एल्गी आर एक्चुअली द प्लांट विद द सेल वाल एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। मतलब एल्गी कौन से पौधे हैं जिन पे सेल वाल है और इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। दे मेक देयर ओवन फूड। मतलब अगर ये प्लांट की कैटेगरी में आ गया तो क्या होगा? अपना भोजन खुद से बनाएंगे, मतलब ऑटोट्रोफिक होंगे ये। दे हैव नो रूट स्टेम और लिव। इनके पास कोई जड़ नहीं है, कोई तना नहीं है और कोई पत्तियां नहीं है, मतलब सीधा ही पौधा होता है ये। हैबिटेट, इनका निवास कैसा होगा? एल्गी आर बेसिकली एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। मतलब एक्वेटिक कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं। और टेरेस्ट्रियल कैसे होंगे? कैसे होते हैं? एल्गी मतलब पानी में भी मिलेंगे ये हमें और ज़मीन में भी मिलेंगे, दोनों टाइप का पौधा होगा। फिर आगे क्या है? क्रायोफाइटिक, प्रेजेंट ऑन द आइस और स्नो। मतलब ये बर्फ पे भी मिलते हैं। एंड पैरासाइटिक एल्गी आर आल्सो फाउंड इन नेचर। मतलब पैरासाइटिक का मतलब अब तक आपको समझ में आ गया होगा, पैरासाइटिक एल्गी भी पाए जाते हैं प्रकृति में। आगे क्या है? इनकी स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है इसके बारे में जानते हैं हम। As already told, algae do not have true differentiation into root, stem or leaves, and they have may be multicellular और unicellular। हमने अब तक जाना कि इनके पास ना तो कोई असली जड़ होती है, ना कोई पत्तियां होती हैं, और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब दोनों टाइप के हो सकते हैं। दे में और मे नॉट भी पोसेस फ्लेजेला। फ्लेजेला मैंने बताया होगा, एक लंबे दागेनुमे संरचना। जब छोटी छोटी संरचना पूरी बॉडी पे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सीलिया। और एक जब बड़ी धागा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लेजेला। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गे क्लेमाइडोमोनास एंड डेट भी मल्टीसेलुलर एल्गे। मतलब यूनिसेलुलर एल्गे का क्या एग्जाम्पल लेंगे हम? क्लेमाइडोमोनास का और वोल्वैक्स का। फ्लैजेलेटेड एल्गे इंक्लूड क्लेमाइडोमोनास। टेट्रास्पोर एंड नॉन फ्लैजेलेटेड इंक्लूड स्पाइरोगोरा। आगे क्या है? इनकी ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है। जैसे क्लेमाइडोमोनास कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। जो यूनिसेलुलर एल्गे कैसा है? यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें ये इसका एक देखो, दो फ्लेजेलम निकल रहे हैं, आई स्पॉट दिखाई गई है, इसमें पायरेनोइड दिखाया गया है। फिर आगे वोल्वैक्स का एग्जाम्पल दिखा दिया गया। किसका दिखा दिया गया? वोल्वैक्स का। और ये क्लेमाइडोमोनास का दिखाया गया, ये स्पाइरोगोरा का दिखाया गया है। आगे क्या है? इसके शेप और साइज। Algae can range in size from tiny microscope from giant algae such as a kelp। मतलब बिल्कुल छोटे साइज से लेकर ये बहुत बड़े तक हो सकते हैं। छोटे साइज में जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे इनको, और बहुत बड़े में इसका किसका एग्जाम्पल लिया गया है? केल्प का। सर्वल डिफरेंट शेप ऑफ एल्गी आर एज डिपिक्टेड इन द फिगर रोड लाइक स्पाइरल क्लब शेप्ड। मतलब ये भी पर्टिकुलर एक प्रकार की शेप के नहीं होते, अलग अलग
प्रकार की शेप के होते हैं, जैसे कि रोड लाइक हो गया, स्पाइरल हो गया, क्लब शेप हो गया। आगे देखते हैं हम न्यूट्रिशन, इनका पोषण कैसा है। एल्गी प्रिपेयर देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट। मतलब ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से। इससे क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट के जैसे। तो मतलब ये अपना भोजन खुद बनाएंगे, ऑटोट्रोफिक होंगे। दस दे आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर। ऑटोट्रोफिक आपको पता होगा, जो अपना भोजन खुद बनाते हों। आगे है इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या बताया गया है, एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड। ये लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन को दर्शाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी शोन बाय द प्रोसेस ऑफ बाइंडरी फ्यूजन और स्पोर फॉर्मेशन। मतलब एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन किनके द्वारा होगा, इसमें बाइंडरी फ्यूजन और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। अब तक आपको बाइंडरी फ्यूजन समझ में आ गया होगा। उसमें क्या होता है, मतलब एक जीव है तो फिर उसका जो न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में बंटना शुरू कर देता है। जब वो दो भागों में पूरा अलग अलग बन जाता है, एक साइड पे अलग न्यूक्लियस बन जाता है, एक साइड पे अलग बन जाता है, फिर ये बीच से टूटकर अलग दो जीव बन जाते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं दोनों के अंदर। वो कैसा होगा, बाइंडरी फ्यूजन। यहाँ पे क्या दिखाई गई है, डिफरेंट शेप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनास की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। ये वोल्वैक्स की हो गई, ये यूलोथ्रिक्स की होगी। ऐसे इनकी अलग अलग शेप के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। आगे क्या है, इनका बाइंडरी फ्यूजन और फ्यूजन इन स्पाइरोगोरा में दिखाया गया है, और ये स्पोर फॉर्मेशन दिखाई गई है एल्गी में। क्या दिखाई गई है, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड होता है, फिर वो क्या बनाता है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाता है। फिर गैमेट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फिर डिप्लॉइड जाइकोट बनेंगे, फिर म्योसिस होगा, उससे क्या बनेंगे, स्पोर बनाएंगे, और फिर ये अलग अलग एल्गी बनाएंगे। आगे एल्गी हमारे दोस्त कैसे हैं, इनके बारे में देखते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल, मतलब ये हमारे मिनरल का अच्छे स्रोत हैं। सम ऑफ एल्गी आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कॉपर। कुछ एल्गी में क्या पाया जाता है, कॉपर, जिसे हम तांबा भी बोलते हैं ना, वो पाया जाता है। एल्गी कैन बी ईटन डायरेक्टली एज ए फूड। एल्गी को हम भोजन के रूप में डायरेक्ट खा सकते हैं। जैसे कि पीछे हमने क्या खाया था, मशरूम को खाया था ना, फंजाई को, वैसे एल्गी को भी खा सकते हैं। इसमें किसका एग्जाम्पल लेंगे, स्पाइरोगोरा का, जो साउथ इंडिया में खाया जाता है। जैसे कि फंगस होता है मशरूम, उसकी सब्जी बनाते हैं, वैसे इस स्पाइरोगोरा की सब्जी बनाएंगे। स्पाइरोगोरा किसमें आता है, एल्गी में। अगार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी। एक रेड एल्गी होता है, उससे हमें क्या मिलता है, अगार। और अगार का क्या काम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करवाना। अगार इज एन इम्पोर्टेंट इंटीग्रेट ऑफ माइक्रोबियल फूड यूज्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम जब आर्टिफिशियली माइक्रोब की ग्रोथ करवाते हैं तो किन में उसको रखते हैं, अगार में। जैसे कि हम प्लांट को मिट्टी में लगाते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगार में लगाएंगे, और वो किससे मिलता है हमें, रेड एल्गी से। आगे क्या है, एल्गी एज ए मतलब दुश्मन। ये देखते हैं कैसे, यूट्रोफिकेशन। क्या होता है यूट्रोफिकेशन, इसके बारे में जानते हैं। ग्रोथ ऑफ एल्गी ओवर द वाटर बॉडी कैन ब्लॉक द सन रेज फ्रॉम द रीचिंग ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव अंडर वाटर। क्या कहा गया, ये जैसे एक तालाब है, इसके ऊपरी सतह पर पानी पर सारे क्या फैल गया, एल्गी। एल्गी क्या हो गया, एल्गी ने अपनी ग्रोथ कर ली पानी की सारी ऊपरी सतह पर। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, तालाब होता है या नदी का नाला होता है, उसमें हरी हरी मतलब पूरी कवरिंग होती है। तो इससे क्या होता है, नीचे के जो मछली पेड़ पौधे होते हैं पानी के, वो सारे मर जाते हैं, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी होती है वो सारी यही ऊपर ही रख लेता, नीचे नहीं जाने देता, पानी के अंदर नहीं जाने देता। उसे हम क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन। दस इट कैन लीड टू देयर डेथ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स। मतलब ये मछलियों के, इसके अंदर रहने वाले मेंढक, छोटे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, उनकी मौत का कारण बनता है, क्योंकि वो उनको ना तो सूर्य की रोशनी जाने देता, उनकी हवा भी रोक लेता है, पूरे पानी को कवर कर देता है। आपने बहुत सा ऐसा देखा होगा, कोई नदी तालाब जो पूरा हरा हरा सा हो रखा होता है, मतलब पानी हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। आगे क्या है, सम एल्गी फॉर्म आल्सो रिलीज टॉक्सिन डेट आर हैजर टू अदर लाइफ फॉर्म। मतलब कुछ एल्गी होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन, मतलब जहर को रिलीज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, दूसरे जीव के लिए हानिकारक होता है। आगे क्या दिया गया है, फूड प्रिजर्वेशन।
मतलब भोजन का संरक्षण, हम भोजन का बचाव कैसे कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फूड सो एज टू स्लो डाउन द फूड स्पॉइलेज बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड द अदर माइक्रोब। क्या है यह? एक ऐसा उपचार है जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया, फंजाई और दूसरे जो छोटे जीव होते हैं उनकी ग्रोथ को स्लो कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा भोजन लंबे समय तक चलता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हमें फूड मतलब संरक्षण की क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में पूछा गया है। एज वी नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओमनी प्रेजेंट, जैसे कि हमें पता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर जगह उपलब्ध होते हैं। They can spoil our food and thus can lead to various food and waterborne disease। वो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, इससे क्या होता है, हमें बहुत से बीमारियां या रोग उत्पन्न होते हैं। टू प्रिवेंट दीज डिजीज, उन रोगों को रोकने के लिए प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डिजायर्ड एज वेल एज रिक्वायर्ड। मतलब उन रोगों को रोकने के लिए हमें मतलब भोजन का संरक्षण या बचाव करने की ज़रूरत पड़ी कि कैसे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम भोजन को लंबे समय तक रख सकते हैं ताकि हमारा भोजन खराब ना हो और उसको खाकर हम बीमार ना पड़े। जैसे घरों में आपने देखा होगा 2-3 दिन पुराने आप दाल चावल नहीं खाते, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा बासी हो चुके हैं, इनमें बैक्टीरिया वायरसेस आ चुके हैं। अगर इनको खाओगे तो आपका पेट दर्द होगा, उल्टी होगी, दस्त लगेंगे। तो वो किसकी वजह से होते हैं? माइक्रोब की वजह से, मतलब छोटे जीव उसमें आ जाते हैं। आगे क्या है? मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मतलब भोजन का संरक्षण के अलग अलग तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना, नमी को सुखा देना। जैसे ड्राइंग एम टू रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, इसका क्या लक्ष्य होता है? पानी की मात्रा को कम करना। एज मॉइस्चर एज वेल वेरी फेवरेबल एजेंट टू प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ, जो जितनी ज़्यादा नमी होगी वो माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ाएगा। इट्स रिडक्शन ऑटोमेटिकली सप्रेस माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्टिविटी। अगर हम क्या हुआ कि हम जितनी ज़्यादा नमी को सुखा देंगे उतना ही हमारा भोजन लंबे समय तक चलेगा। इसमें आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे कोई चीज़ को सुखा देते हैं तो उसको लंबे समय तक स्टोर कर लेते हैं, उनमें पानी की मात्रा को सारा सुखा देते हैं। राजस्थान साइड जैसे जो काचर ककड़ी होती है उनकी क्या बनाते हैं? खिलरी सुखा के। यहाँ पे भी आपने देखा होगा जैसे कि अम्बी होती है, अचार डालने से पहले उनको धूप में सुखाया जाता है ताकि उनकी नमी को अच्छे से सुखाया जाए और वो लंबे समय तक चलती रहे। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर, मतलब तापमान को कम करके। अब जैसे हम बाहर कोई भोजन रखते हैं रात को, वो जल्दी ख़राब होता है, वो ही हम फ्रीज में रखते हैं तो वो सुबह तक ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रीज का तापमान कम है, वो ठंडा है, तो कम तापमान में भी चीज़ें कम ख़राब होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर रिलेटेड टू लो टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर तापमान होगा उतनी ही अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ which growth and reproduction of microbe is retarded and enzymatic activity are also reduced। मतलब इससे क्या होता है कि माइक्रोब की ग्रोथ रुक जाती है, उनका रिप्रोडक्शन रुक जाता है टेम्परेचर को लो करने से, और उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसीलिए हम भोजन को फ्रिज में रखते हैं। टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्टोरेज ऑफ फूड आइटम आइदर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, अपने घरों में फ्रिज होता है, उसका टेम्परेचर कितना है? 40 to 70 डिग्री। कोल्ड स्टोरेज 10 से 40 डिग्री। फ्रीजर 0 डिग्री से कम होता है। फिर हाई टेम्परेचर, हाई मतलब कोई चीज़ को जैसे उबाल के हम उसे माइक्रोब से अलग रहित करते हैं, मतलब कीटाणु मुक्त करते हैं। जैसे कि भोजन होता है, रात का भोजन होता है तो सुबह हम उसको डायरेक्ट नहीं खाते, कहते हैं पहले गर्म कर लो, क्योंकि गर्म करने से क्या हो जाता है, उसके कीटाणु की डेथ हो जाती है। हाई टेम्परेचर एज वेल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सुटेबल टेम्परेचर सो माइक्रो, मतलब कोई भी जीव होगा उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उसी के बीच में वो सर्वाइव कर सकता है। अगर हम उसका टेम्परेचर या तो कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो क्या होता है, उसको सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। मगर जैसे कि फ्रिज में रख देते हैं तो हमारा भोजन ख़राब नहीं होता, अगर हम गर्म कर लें, उबाल लें कोई चीज़ को, तो भी वो ख़राब नहीं होता क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है।
If temperature is raised above the suitable temperature that they can sustain, they will be killed and destroyed. अगर हम टेम्परेचर को मतलब बढ़ाएंगे तो उनसे क्या होता है कि उनका जो एक टेम्परेचर की रेंज होती है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो मर जाते हैं. बट आल माइक्रोब हैव डिफरेंट सस्टेनेबल टेम्परेचर. लेकिन सभी छोटे जीव है, सभी का वैसे नहीं होते. कुछ जीव ऐसे भी तो है छोटे छोटे जो बहुत हाई टेम्परेचर पे जीते हैं, तो वो हमारे नॉर्मली सामान्य जैसे हमने गैस पे गर्म किया भोजन तो वो उनसे नहीं मरेंगे. उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. इसका कहने का क्या मतलब है, सभी जीवों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता. So we target a broader range of some of the microbe are always left behind. लेकिन हम एवरेज रूप से देख सकते हैं कि सामान्य रूप से जब हम गर्म करेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे ही मर जाते हैं. They make a food spoilage when temperature is lower down to the normal. अगर टेम्परेचर क्या होगा कम करेंगे तो उससे क्या होता है, भोजन को खराब कर देते हैं. अगर टेम्परेचर जैसे कि हम रात के भोजन को गर्म नहीं करके खाएंगे तो वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो हमारे पेट में जाकर इन्फेक्शन फैलाएंगे. वहीं पर हम वो वाला भोजन गर्म करके खाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, वो हमारे खाने योग्य भोजन बन जाएगा. आगे है मेथड यूज फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्लूड. पहला है पास्चुराइजेशन. ये इसे आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ प्रोसेस विच द फूड मटेरियल इज हीटेड टू वेरी हाई मटेरियल. ये कैसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम भोजन को या खाने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं. फॉलोड बाय इट्स कूलिंग डाउन आफ्टर पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम ड्यूरेशन. फिर एक समय के बाद मतलब इसको ठंडा करते हैं. पास्चुराइज्ड मिल्क पैक्ड आर ऑफन हेयर्ड बाय आलस. जैसे कि थैली वाला दूध आपने सुना होगा, सभी के घरों में लाते भी है. वो कैसा मिल्क है, पास्चुराइज्ड मिल्क, मतलब गर्म किया हुआ दूध. वैसे भी हम दूध वाले से दूध लेते हैं तो उसको गर्म करके छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो गर्म करेंगे तो जितने भी लैक्टोबैसिलस कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे और लंबे समय तक चलेगा. अगर ठंडा ही रख देंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे दूध हट गया है या फिर दूध से दही बन गया है. क्यों? क्योंकि उसमें वो कीटाणु हैं, हमने पीछे पढ़ा, उनकी ग्रोथ होती रहेगी और वो दूध को फाड़ देंगे. और जैसे हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, उन बैक्टीरिया की मौत हो जाती है और अपना दूध स्वस्थ रहता है, लंबे समय तक चलता है. थैली वाले दूधों को भी कैसे किया जाता है, थैली वाले दूध को भी गर्म करके थैलियों में रखा जाता है. इससे क्या होता है, वो 1 वीक 2 वीक तक चल सकते हैं. आगे है स्टेरिलाइजेशन. इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को कीटाणुओं से मुक्त करना. इट इज़ द प्रोसेस हीटिंग ऑफ फूड मटेरियल एट वेरी हाई प्रेशर सो एज मेक ए फ्री माइक्रोब एंड देयर स्पोर. इसमें क्या होता है, कोई भी खाने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है. इससे क्या होता है, वो खाने योग्य बन जाती है. या फिर हम देखते हैं डॉक्टर होते हैं, वो ऑपरेशन से पहले अपने जितने भी औजार होते हैं वो उनको गर्म पानी में उबालते हैं. क्यों? क्योंकि उससे वो स्टेरिलाइज हो गए, कीटाणु मुक्त हो गए, क्योंकि उनमें अब कीटाणु नहीं रहे और वो जब किसी शरीर के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेरिलाइजेशन. आगे है एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स, मतलब प्रेजर्वेटिव का मिलाना. कौन कौन से, जैसे प्रेजर्वेटिव इज एनी सब्सटेंसेज विच इज एडेड टू एन एडिबल सब्सटेंस सो एज टू प्रिवेंट इट माइक्रोबियल डेकम्पोजिशन. जब हम कोई खाने वाले भोजन में प्रेजर्वेटिव मिला देंगे तो उसमें माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देगा. जैसे कि ये 2 प्रकार के होते हैं. कौन से, एक तो नेचुरल प्रेजर्वेटिव, एक सिंथेटिक प्रेजर्वेटिव. नेचुरल कौन से होंगे, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और सिंथेटिक जो हम अपनी खुद से बनाते हैं. नेचुरल में देखते हैं दोज प्रेजर्वेटिव दैट प्रेजेंट इन नेचर कॉल्ड नेचुरल प्रेजर्वेटिव. जो हमें प्रकृति से मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल. जैसे कि ऑयल हो गया, तेल हो गया. अब अम्बी होती है, इसका अचार कैसे डालते हैं, अब उनको पूरे तेल में डुबो के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो. अगर तेल कम होगा तो उनमें फंगस लग जाएगी और वो अचार खराब हो जाएगा. विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, और नमक भी आता है इसमें. नमक भी हम नेचुरल प्रेजर्वेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं. सिंथेटिक प्रेजर्वेटिव कौन सा होगा, जो हम बनाते हैं. दीज प्रेजर्वेटिव दैट सिंथेटिक आर्टिफिशियली कॉल्ड सिंथेटिक प्रेजर्वेटिव. जो मानव खुद से बनाता है उन्हें क्या कहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट. सिट्रिक एसिड किससे बनेगा, नींबू के, संतरे के जूस निकाल के फिर इनको केमिकल क्रिया करके बनेगा, और ऐसे ही सोडियम बेंजोएट बनेगा. इसके साथ ही आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है.
आप प्लीज़ इसके क्वेश्चन आंसर को करिएगा, फेयर कॉपी बनाइएगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन देखने से सुनते रहिएगा, देखो ना चाहिए आपको। अगर बार बार कोई चीज़ को सुनोगे तो आपके दिमाग में बैठेगी वो चीज़। तो प्लीज़ पढ़ाई को ध्यान से करिएगा, आपकी बोर्ड की क्लास है 8वीं। धन्यवाद।